हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टेप बाय मैथ पर। मैं हूं रामतार और आज हम कक्षा 10 गणित के मिशन 2026-27 को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के 3 महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन पार्ट पूरे कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आज की क्लास आपको बहुत आसान लगे। आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल को। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की बात करें तो पिछले साल ही 2025 में इस प्रमेय को पूछा गया था। इससे पहले भी इस प्रमेय को कई वर्षों में पूछा जा चुका है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह जो प्रमेय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रमेय को। इस प्रमेय को समझने के लिए हमें दो संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, जिसको हमने पिछले वीडियो में यानी इंट्रोडक्शन के पार्ट 3 में कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार मैं भाज्य और अभाज्य संख्या आपको और रिपीट करा दूं ताकि इस प्रमेय को समझने में आपको कोई परेशानी ना आए। तो अभाज्य संख्याओं की बात करें, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनमें केवल दो ही संख्याओं से भाग जाता है, संख्या स्वयं से और एक से विभाजित होती है। जैसे एक संख्या दी गई है 2, ये जो संख्या 2 दी गई है इसमें 1 का और 2 का बस भाग जाएगा। इसके अलावा इस संख्या में और किसी का भी भाग नहीं जाएगा। एक संख्या 3 दी गई है, संख्या 3 की बात करें तो इसमें भी 1 का और 3 का भाग जाएगा। इसके अलावा इस संख्या में और किसी का भाग भी नहीं जाएगा। तो कोई भी संख्या दी गई है, यदि उस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनमें स्वयं का भाग जाता है, एक का भी भाग जाता है और उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग जाता है, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे संख्या जो दी गई है 4, इस 4 की बात करें तो इसमें 1 का भाग जाएगा, 4 का यानी स्वयं के भाग जाएगा और इसके अलावा इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। तो इसमें 3 संख्याओं से भाग जा रहा है, अर्थात इस संख्या के 3 गुणनखंड हैं। तो कोई भी संख्या दी गई है, यदि उस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात उस संख्या में 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग जा रहा है, तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अगर बात करें तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखने के लिए आता है, जो कि आप लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेपर में लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे मैं एक भाज्य संख्या ले लूँ 12 और इस 12 की बात करें और बोला जाए कि आप इस 12 को तोड़ के दिखाएं, तो सबसे पहले आप इस 12 को इस प्रकार से तोड़ देंगे, 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसा भी अपना सकते हैं कि 4 गुणे 3 यानी 4 × 12। और इसके अलावा एक तरीका और आप अपना सकते हैं 12 को तोड़ने का कि 12 गुणे 1। लेकिन ये जो संख्या दी गई है इसमें ये जो संख्या 6 दी गई है, इस संख्या 6 को भी अभी हम तोड़ सकते हैं। 6 को तोड़ करके लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और बाद में 2 है ही है। इसी प्रकार से यहाँ 4 को भी हम तोड़ करके लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार से जो संख्या 12 दी गई है इसको भी पूरी तरह से तोड़ सकते हैं, सबसे पहले 2 से, फिर उसके बाद फिर 2 से, फिर बाद में 3 से। तो ये जो संख्या 12 दी गई है, 12 को हम लास्ट में अंतिम रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब हमने 12 संख्या को इस प्रकार से लिखा तो 12 जो संख्या दी गई थी ये एक भाज्य संख्या दी गई है। ये कैसी संख्या दी गई थी? एक भाज्य संख्या दी गई थी। और भाज्य संख्या को जैसे ही हमने तोड़ करके लिखा तो लास्ट में अंतिम रूप से जो संख्या लिखी गई हैं वो सभी अभाज्य संख्या दी गई हैं। इसका उदाहरण देते हुए मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक दीवार को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से एक दीवार जो है वो ईंटों से बनी होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं से मिलकर के बनी होती है। प्रमेय का कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, जैसे एक संख्या दी जाए 18, ये जो संख्या 18 दी गई है ये एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को अगर हम तोड़ के लिखें
तो सबसे पहले इस 18 का एलसीएम लेके दिखाएं। 18 का एलसीएम सबसे पहले 2 से काटेंगे सो 2 9 18, फिर इसके बाद इसको 3 से काटेंगे सो 3 3 9, फिर इसके बाद इसको फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो ये जो संख्या दी गई थी 18, ये एक भाज्य संख्या है। इसको जब हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये जो संख्याएं दी गई हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं। तो कोई भी भाज्य संख्या दी गई है उसको तोड़ करके जो हम लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में, वो सभी अभाज्य संख्याएं आती हैं तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। और ये जो 18 संख्या दी गई है, ऐसा 18 संख्या के जो गुणनखंड किए हैं अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है कि 18 को अगर हम तोड़ करके लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे सर इसको ऐसा भी लिख करके देख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 3। तो हमने यहाँ पर संख्याओं का क्रम बदला है लेकिन संख्या वही है। 18 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 2 बार 3 आ रहा था, यहाँ भी 18 के अभाज्य गुणनखंड में 3 2 बार 3 और 1 बार 2 आ रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब है कि कोई भी भाज्य संख्या दी जाए, उस भाज्य संख्या को तोड़ करके हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यदि आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ में आई है तो कमेंट में आप यस लिख दीजिए, और यदि समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में एक बार पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के सवालों को, जो कि पहला सवाल है। आप लोग चाहें तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के सवालों को। प्रश्नावली 1.1 के जो सवाल दिए गए हैं जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर ही आधारित हैं। तो लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे जो सभी संख्याएं दी गई हैं, जिस सभी भाज्य संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी कि सभी संख्याओं को तोड़ करके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहली संख्या, पहले नंबर पर जो सवाल दिया गया वो दिया गया है 140। तो यहाँ हम लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से एक प्रश्न वार्षिक पेपर में पूछा ही जाता है, 2 नंबर का सवाल आता है। तो सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड के लिए 140 का एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम काटने का तरीका आपको पता ही होगा। सबसे पहले एलसीएम को 2 से काटते हैं। एलसीएम को उन्हीं संख्याओं से काटते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि जिनमें उस संख्या का और एक का ही भाग जाता है, उन्हीं संख्याओं से काटते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 14, यहाँ 1 0 बच जाएगा। इसके बाद इस संख्या को 2 से फिर से विभाजित करेंगे तो 2 का भाग बाँचेंगे, 2 दूनी 4 3 6। यहाँ पर इसके पास 1 बच गया, 1 0 है तो 1 और 0 यानी 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10। इसके बाद ये जो संख्या दी गई है ये 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 से विभाजित होने का सिंपल सा रूल होता है कि कोई भी संख्या दी गई है, यदि उसके पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यदि इनमें से कोई भी संख्या आ रही है तब जाके वो 2 से विभाजित होती है। तो इस संख्या के इकाई का अंक 5 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो 3 से विभाजित करके देखेंगे, क्योंकि 3 से भी एलसीएम को काटा जाता है, क्योंकि 3 और 1 से विभाजित होती है, इसके अलावा और किसी से भी विभाजित नहीं होती है। तो 3 से इसमें जैसे ही भाग देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ बाद में 5 में देंगे, 3 एकम 3 2 बच जाएगा। इसका मतलब इसमें 3 का भी भाग नहीं जा रहा है। 5 का भाग देखेंगे 5 का नियम होता है कि कोई भी संख्या दी गई है, यदि उसका अंतिम अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो इसके पीछे 5 है, अर्थात इसमें 5 का भाग चला जाना है। तो जैसे ही इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 7 35, फिर से एक बार 5 से ही विभाजित करना पड़ेगा, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको फिर विभाजित कर देंगे 7 से, तो 7 एकम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होकर के आए वो आए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसमें ये जो संख्या 2 दी गई है ये संख्या 2 बार आई है, इसलिए 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे। कोई भी संख्या जितनी बार आए उसके ऊपर उतनी ही घात लगा दी जाती है। 5 की बात करें, 5 एक बार ही आया है तो 5 लिख देंगे, 7 एक बार ही आया तो 7 लिख देंगे। ये जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है। तो पेपर में प्रश्न आता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको इस प्रकार से भाषा लिख देनी है 140 के अभाज्य गुणनखंड। दूसरी जगह आपको 140 का एलसीएम ले लेना है और फिर जो कुछ भी एलसीएम आए उसी को लिख देना। ये कहलाते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो संख्या दी गई है वो दी गई है 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड भाषा लिखनी है आपको। 156 के अभाज्य
गुणनखंड। तो किसी भी संख्या के यदि अभाज्य गुणनखंड करना है तो उस संख्या का आप लोगों को एलसीएम ले लेना है। तो इधर 156 का आप लोग एलसीएम कर सकते हैं बगल में। 156 सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि इसके इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 सत्ते 14, इसके पास 1 बचेगा और ये 6 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, इसको 2 12 से भी 2 से ही विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे तब तक काटते रहते हैं उसी संख्या से जब तक उसमें भाग जाता रहे। 2 का भाग देंगे, 2 3 6, इसके पास 1 रह गया, ये 8 बन जाएगा यानी कि 18। तो 2 नाम 18। इसमें 2 12 से 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 9 है। यदि इसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई होता तो इसमें 2 का भाग जा सकता था, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद हम 3 का भाग दे के देखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इसके बाद बात करें तो इसमें अगला 3 के बाद दोबारा से 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का भाग देंगे तो 3 चौका 12, इसके पास 1 बच जाएगा। तो इसके बाद 4 का भाग नहीं देते हैं। 5 से भाग देंगे तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 6 से नहीं काटते हैं एलसीएम को, क्योंकि 6 जो है वो 6 1 से विभाजित नहीं होता, इसके अलावा 2 और 3 से विभाजित होता है, तो 6 से एलसीएम को नहीं काटते हैं। 7 का देंगे, क्योंकि 7 में 7 का और 1 का ही भाग जा रहा है, तो 7 एकम 7, इसमें 7 का भी भाग नहीं जाएगा। 8 का भाग नहीं देते हैं, 8 से नहीं देते हैं, 9 से भी नहीं देते हैं, 10 से 11 से देते हैं। तो इसके बाद इसमें 11 का भी भाग नहीं जाएगा। 11 एकम 11। आप लोगों को याद रखना उन्हीं संख्याओं से भाग देते हैं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं। जैसे 2 से भाग देंगे, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, इसके बाद 13 से, 17 से, फिर इसके बाद 19 से, फिर 23 से, फिर इसके बाद 29 से। इन सभी संख्याओं से आगे काटते जाते हैं तो इसमें 13 का ही भाग जाएगा। तो 13 एकम 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हुए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ जो 2 संख्या है वो 2 बार आ रही है, तो 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे। 3 एक बार ही है तो 3 लिख देंगे। 13 भी एक बार ही है तो 13 ही लिख देंगे। ये 156 के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। इसके बाद अगला तीसरे नंबर का प्रश्न है 3825। तो इधर लिख देना है 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरफ आप 3825 का एलसीएम ले सकते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। तो इसके पीछे इकाई का अंक 5 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। यदि इकाई का अंक 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता या 8, तब जाके उसमें 2 का भाग चला जाता। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाना। इसके बाद 3 का नियम भी होता है। 3 का नियम होता है कि संख्याओं को जोड़ करके देख लें। तो 3 8 11, 2 15 और 5 20 आया। जोड़ने पर 20 आया है। ये जो संख्या 20 आई है इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाना है। इसके पीछे 5 है तो 5 का नियम होता है कि पीछे 0 या 5 होना चाहिए, तब जाके 5 का भाग जाएगा। तो इसके पीछे 5 है, इसमें 5 का भाग चला जाना है। तो सबसे पहले 5 से ही भाग देंगे। 5 सत्ते 35, इसके पास बचा 3 और ये जो है 2, 3 और 2 यानी 32 बन गए। 5 छक्का 30, इसके बाद बचा 2 और 5, 5 25। इसके पीछे फिर से 5 आएगा तो 5 से भाग फिर चला जाएगा। 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, इसके पास बचा 2, 6 5 25, 1 5 5 3 15। खंड दिया गया है, जो अभाज्य गुणनखंड दिया गया है इसमें गलती हो गई है। आप लोग एक बार पुनः 3825 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ये जो संख्या दी गई है इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इस संख्या के इकाई का अंक 5 है। यदि इकाई का अंक इनमें से कोई होता तब 2 से भाग जाता है। यहाँ पर 3 का नियम होता है, इनको जोड़ करके देख लें। 3 8 11 और 2 13 और 5 18। जोड़ने पर 18 आ रहा था, जोड़ने पर 18 आ रहा, अर्थात इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो पहले 3 से भाग दे के देखें। 3 एकम 3, यहाँ 8 है तो 3 दूनी 6, इसके पास 2 बचेगा और 2 जी है तो 22 हो जाएगा। 30 7 21, इसके पास 1 बचा और ये 5 है तो 3 5 है 15। फिर से 3 का भाग दे के देखना, तो 3 का नियम लगा लें। 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। जोड़ने पर 15 आ रहा है। 15 में 3 का भाग चला जाएगा। तो फिर से 3 का भाग दे के देख लें। 3 चौको 12, यहाँ पर 6 है तो फिर भाग देखें, देख लें 3 का। 3 दूनी 6, 1 बचा और 5, 3 5 है 15। इसके बाद फिर 3 का ही भाग दे के देखेंगे। तो 4 और 2 6, 5 11। जोड़ने पर 11 आ रहा है, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब पीछे 5 है तो 5 का भाग दे के देखेंगे। 5 से जैसे ही भाग देंगे तो 5 40, इसके पास बचा 2 और 5 5 25।
फिर से 5 से ही भाग दे के देखेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर बचा इसके पास 3 और ये जो संख्या दी गई है 2, 5 सत्ते 35। अभी जो संख्या 17 ये जो अभाज्य संख्या है तो 17 को 17 से ही काट देंगे, 17 एकम 17। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हुए हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 11। 3 2 बार आया इसलिए 3 के ऊपर 2 घात लगा देंगे, 5 भी 2 बार आया तो 5 के ऊपर भी 2 घात लगा देंगे, 11 एक बार आया तो 11 ही लिख देंगे। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं जी 3825 के अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद जो चौथा सवाल है दिया गया है 5005। तो चौथे सवाल में 5000 यहाँ लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 का आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले 2 से भाग देखेंगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है। 3 का नियम होता है इनको जोड़कर देखना, तो 5 और 5 10 आएगा जोड़ने पर, 10 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। इसके बाद इसका इकाई का अंक 5 है अर्थात इसमें 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 से भाग दे करके देख लें। 5 एकम 5, यहाँ पर 0 है तो 0 ज्यों का त्यों उतार देंगे, 0 भी ज्यों का त्यों उतार देंगे, फिर से 5 एकम 5। अब इसका इकाई का अंक 1 है अर्थात इसमें 5 का भाग नहीं जाना है, तो 5 के बाद हम 6 से भाग दे देना ही है। 7 से भाग दे करके देखेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 1 0 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 1 21, मतलब 7 का भाग इसमें चला जाना है। तो 7 एकम 7, यहाँ पर बचेगा 3, 1 0 यानी कि 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, यहाँ पर 2 बचेगा और 1 बचेगा, 7 3 21 यानी कि 7 का भाग इसमें चला गया। अगली बार भी हम 7 का भाग दे के देखेंगे तो 7 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा। 7 के बाद 8 से भाग नहीं देते हैं क्योंकि 8 बहुत सारी संख्याओं की पहाड़ी में आता है, जैसे 2 की पहाड़ी में आता है 2 चौको 8, 4 की पहाड़ी में भी आता है 4 दूनी 8। इसी संख्या से विभाजित करते हैं जो संख्या किसी की पहाड़ी में नहीं आती है, स्वयं के और एक के बस पहाड़ी में आती है। 9 की बात करें 9 भी पहाड़ी में आता है, 3 त्रिकोण और 3 की पहाड़ी में, तो 9 से विभाजित नहीं करेंगे। 10 की बात करें 10 से भी विभाजित नहीं करेंगे क्योंकि 10 भी भाग में आता है, पहाड़ी में आता है। 2 की पहाड़ी में आता है 2 पंचे 10 और 5 की पहाड़ी में भी आता है 5 दूनी 10। आगे 11 की बात करें तो 11 से विभाजित करेंगे क्योंकि 11 किसी की भी पहाड़ी में नहीं आता है, तो इसको 11 से विभाजित करके देखेंगे तो 11 एकम 11, इसके पास बचेगा 3 और 3 11 3, यानी कि 11 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 11 एकम 11, इसके पास बचा 3 और 3, 11 3 33। इसके बाद ये जो संख्या दी गई है इसमें दोबारा से 11 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 शेष बचेगा। इसके बाद इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड वो हुए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई है इसलिए जो है वो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। इसके बाद एक सवाल और रह गया 5वें नंबर का सवाल। तो ये जो 5वें नंबर का सवाल दिया गया है, जो दिया गया है 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो 7429 का भाग यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 7429। इस संख्या को मैं पूरी तरह से आपको विभाजित करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जो एलसीएम है वो 2 से काटा जाता है, तो हम सबसे पहले 2 का भाग दे के देखेंगे इसमें 7429 में। तो यह हो जाएगा 2 3 6, यहाँ बचेगा 1, इसके बाद उतार लेंगे 4, 2 7 14, इसके बाद 2 को उतारेंगे 2 एकम 2, आगे जो संख्या दी गई है वो 9, 2 चौको 8, 1 बच गया। इस संख्या में 2 से भाग नहीं जा रहा है, जैसे ही 2 से भाग नहीं जा रहा तो आगे 3 से भाग दे के देख लेंगे क्योंकि 3 से ही भाग दे करके देखते, 3 से भाग देखेंगे। ये जो संख्या दी गई है 7429, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1 4, 3 चौको 12, यहाँ बचा 2, 2 को और उतार लेंगे, 3 7 21, यहाँ 1 बचा और इसके बाद 9 को उतार लेंगे, 3 6 18, यहाँ 1 बचा। इस संख्या में 3 का भी भाग नहीं जा रहा। 3 के बाद 4 से भाग नहीं देते हैं क्योंकि जो 4 संख्या है वो 2 की पहाड़ी में भी आती है, इसलिए 4 से भाग देकर नहीं देखते। 5 से भाग देंगे क्योंकि 5 किसी भी पहाड़ी में नहीं आता, 5 के पास पहाड़ी में आता है, तो उस 5 से भाग दे करके देखेंगे। 7429
5 एकम 5, यहाँ बचा 2 4, 5 चौको 20, यहाँ बचा 4, 2 को उतार लेंगे 5 अट्ठे 40, यहाँ बचा 2 9, 5 25, यहाँ पर 4 बच गया, 5 का भी भाग नहीं जा रहा है। इसके बाद 6 से विभाजित नहीं करते हैं, क्योंकि 6 जो संख्या है वो 2 के पहाड़े में आती है, 2 दूनी 4 2 3 6, 3 के पहाड़े में भी आती है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसलिए 6 से विभाजित नहीं करते हैं। इसके बाद 7 से विभाजित करके देखेंगे 7429 को, 7 एकम 7, 4 को उतारेंगे, 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 2 और उतार लेंगे। जैसे ही यहाँ से 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, 7 6 42, 9 को उतारेंगे, 7 एकम 7, यहाँ 2 बच गया। अर्थात ये जो संख्या दी गई है जो 7 से भी विभाजित नहीं हो रही है। 7 के बाद संख्या 8 से विभाजित नहीं करती है, क्योंकि जो 8 है वो 2 के पहाड़ी में भी आती है, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8, 4 के पहाड़ी में भी आती है, 4 4 दूनी 8, इसलिए 8 से विभाजित नहीं करते हैं। संख्या 9 से भी विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि जो संख्या 9 है वो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 3 के पहाड़ी में आती है। 10 की बात करें तो 10 से भी विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि 10 भी 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 2 पंच 10, 2 की पहाड़ी में आता है और 5 के में भी आता है, 5 दूनी 10, इसलिए 10 से विभाजित नहीं करेंगे। आगे संख्या 11 से विभाजित करेंगे, क्योंकि जो संख्या 11 है वो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है, 11 उसके में आती है, 7429, 11 छक्का 66, 14 में से 6 गई यहाँ 8, यहाँ कुछ नहीं, 2 उतार लेंगे, 11 7 70, 12 में से 7 गई से यहाँ 5, यहाँ कुछ नहीं, 1 9 उतार लेंगे, 11 5 55, यहाँ 4। 11 से भी ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है। इस संख्या को 12 से विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि 12 जो है वो 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 2 पंच 10 2 छक्का 12, 2 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 दूनी 8 4 ती 12, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 दूनी 12 6 के पहाड़े में, इसलिए 6 12 से विभाजित नहीं करेंगे, 13 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 13 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है। तो ये जो संख्या दी गई है वो है 7429, 13 से विभाजित करके देख लें, 13 पाना 65, 14 में से 5 गई 9, यहाँ 2 उतार लेंगे, 13 7 91, यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं, 9 उतार लेंगे, 13 एकम 13, यहाँ 6 बच जाएगा। 13 से भी यह संख्या विभाजित नहीं हो रही है। इसके बाद 14 से विभाजित करके देखेंगे, लेकिन 14 से भाग नहीं जाएगा, 14 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि 14 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 सत्ते 14, 7 के पहाड़े में भी 7 दूनी 14। 15 से भी विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि 15 भी पहाड़ी में आता थी, 5 है 15 5 थी 15। 16 से भी विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि 16 भी 2 अट्ठे 16, 4 चौको 16 और 8 दूनी 16, इन सभी के पहाड़ी में आता है। 17 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 17 किसी के भी पहाड़ी में नहीं आता है। 7429, 17 चौको 68, 14 में से 8 गई 6, यहाँ कुछ नहीं 2, 17 थी 51, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ 9, 17 7 119, यानी कि इस संख्या में 17 का भाग पूरी तरह चला गया। तो ये जो संख्या दी गई है 17 से विभाजित हो गई। 17 से जैसे ही विभाजित हुई तो 437 आया। इसके बाद इसको दोबारा जिस भी संख्या से विभाजित होती है उसे से दोबारा भी विभाजित करके देखते हैं। तो एक बार फिर से 17 से ही विभाजित करके देख लेंगे। 437, 17 दूनी 34, 13 में से 4 गई 9, यहाँ कुछ नहीं 7, 17 दूनी 17 अपन 85, 17 अपन 85, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1, अर्थात इसमें अब 17 का भाग नहीं जा रहा। इसके बाद 18 से भाग देंगे नहीं, क्योंकि 18 जो है तो 2 नाम 18, 2 के पहाड़े में भी आती है, 3 छंग 18, 3 के पहाड़े में भी आती है, 6 ती 18, 6 के पहाड़े में भी आती है, 9 दूनी 18, इसलिए 18 से विभाजित नहीं करेंगे। तो इसके बाद 19 से विभाजित करते हैं, क्योंकि 19 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है। 437 को 19 दूनी 38, 13 में से 8 गई 5, यहाँ 57 बचेगा, 19 दूनी 8, 19 की 57, तो 19 से संख्या ये जो संख्या दी गई है विभाजित हो गई, हो दिया गया 2 पे 3 23। इसके बाद इस संख्या को 20 से विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि 20 तो बहुत सारे पहाड़ों में आता है। 21 से भी विभाजित नहीं, 22 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 23 से ही होगा, क्योंकि 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। तो इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो इस प्रकार हुए 17 गुणे 19 गुणे 23। ये जो दिए गए हैं जी 7429 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो
तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले के 5 सवालों को कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो संख्या दी गई है इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, इसके बाद चौथे नंबर का, और ये जो लास्ट सवाल है जी 5वें नंबर का, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही विस्तार से समझा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ में आई है। आपके कमेंट से मुझे और भी अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कक्षा 10 की गणित को इसी तरह सरल भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टेप बाइज मैथ बाय रामतार सर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कल शाम 7 बजे वाली क्लास आपसे मिस ना हो। अपने क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए